है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सर्वेश यादव। दोस्तों, जो संविधान की हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है। भाग 1 में हमने भारत और उसके संघराज्य क्षेत्रों का पूरा विवरण पढ़ा। भाग 2 में हमने भारत के नागरिकों से संबंधित नागरिकता का प्रावधान पढ़ा और नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ, इन सब बातों को हमने पढ़ा। आज का जो हमारा विषय है वह भारत के संविधान भाग 3 से है और आप सभी जानते हैं भाग 3 को प्रवर्तन में लाने के लिए किस बात की संख्या दी गई थी। इसे संख्या दी गई है मूल अधिकारों की। भाग 3 को हम किस रूप में जानते हैं? भारत के नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। और इसका जो विवरण मिलता है वह कहां से कहां तक मिलता है? वह मिलता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जो विवरण मिलता है वही मिलता है भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण। अब अगर मूल अधिकार जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अधिकार क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? अधिकार। अधिकार एक ऐसा तत्व है जिसपे हम अपना हक जताते हैं। और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं अगर आपने ये जान लिया तो फिर मूल अधिकार पूरी तरीके से खत्म हो गया। आपको याद होगा कि जब इंग्लैंड में जॉन प्रथम का शासनकाल था, जो कि ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, उस समय इंग्लैंड के वासियों ने, यानी कि इंग्लैंड के जो नागरिक थे, उन्होंने राजा के ऊपर दबाव बनाया और एक विधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जो उनके लिए तर्कसंगत था। वहां की जनता के लिए जो सुखी एवं संपन्न बनाने वाली विधि थी, वही 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों ने क्या कराया? इंग्लैंड के सम्राट से हस्ताक्षर करवा लिया। और उसी को हम जानते हैं विश्व की सबसे पहली मैग्ना कार्टा, जिसको हम कहते हैं पूरे विश्व का प्रथम मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में लाया गया। और इसे लाया किसने? ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉन प्रथम। तो एक प्रकार से मूल अधिकार हम उसी मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। अगर भारतीयों का मैग्ना कार्टा की बात की जाए तो वह मूल अधिकार ही होता है जो भाग 3 में वर्णित किया गया है। तो आज बस उसी के संदर्भ में हमें पढ़ना है कि मैग्ना कार्टा यानी अधिकार होता क्या है। अधिकार वह तत्व है जिस पे हम अपना हक जता सकते हैं या जो हमारे जीवन को सुखी एवं संपन्न और विकसित बनाने के लिए तर्कसंगत हो। ऐसे सभी तत्वों को हम बोलते हैं कि ये हमारा अधिकार है। अधिकार होते कितने हैं? तो 3 भागों में हम इसको जानते हैं। एक को हम बोलते हैं मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि जो जन्मजात अधिकार मिल जाए उसी को बोलते हैं मूल अधिकार। एक ऐसा अधिकार जो सभी व्यक्ति के जीवन के लिए लाभप्रद है और जो उनका प्राकृतिक अधिकार है वही होता है उनका मूल अधिकार। दूसरा अधिकार होता है मानवीय अधिकार। मानवीय अधिकार, मानवीय अधिकार का तात्पर्य क्या हो सकता है दोस्तों? तो मानवीय अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपको अपने आसपास होने वाले पर्यावरण में अन्य लोगों को प्राप्त अधिकार होते हैं। जीने का अधिकार हो गया, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हो गया। ये सभी अधिकार किस में आ जाते हैं? मानवीय अधिकार। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपस में इंटरलेट कहां करते हैं। और तीसरा होता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। तो ये कुल 3 अधिकार हैं जो मानव या नागरिक या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हैं। देखिए, जहां भी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा वह विश्व के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और जब भी हम नागरिक का प्रयोग करते हैं तो वह किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए या किसी देश के लिए प्रयुक्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का जब भी हम बात करेंगे तो समूचे विश्व का बात होगा और जब हम नागरिक का बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात की जाएगी। तो अधिकार 3 होते हैं। एक होता है मूल अधिकार जो हमें मूलभूत रूप से मिलता है। दूसरा होता है मानवीय अधिकार जो आसपास के पर्यावरण के आधार पर अन्य लोगों को प्रदत्त अधिकार हैं, वही होता है मानवीय अधिकार। और कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें किसी विधि के द्वारा प्रदान किए गए हों, यानी कि विधि के द्वारा प्रदत्त अधिकार ही हमें क्या कहलाते हैं? कानूनी अधिकार। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप संपत्ति का अधिकार रख सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रवर्तन करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दे दिया गया। यानी कि संपत्ति जिसकी है उसको आप कानूनी रूप से लड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 अधिकार हैं जो आपको तीनों इंटरलेट होकर कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको मूल अधिकार में। इन्हीं को आपको पढ़ना है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और इसको हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक बार ध्यान दीजिए कि अधिकार कितने हैं? तो अधिकार 3 है। मूल अधिकार, मानवीय अधिकार और कानूनी अधिकार। अब जो वर्गीकरण होगा हमारा
मूल अधिकार को पढ़ने को लेकर, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण होगा, उसको हम वर्गीकृत कर लेते हैं कुछ भागों में। और अगर इतने भाग, मैं इसलिए भागों में वर्गीकृत कर रहा हूं क्योंकि ये आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में जो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वह 6 हैं। पहले यह 7 था जिसमें संपत्ति का अधिकार जुड़ा हुआ था, बाद में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो अब कुल मूलतः 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो उन 6 अधिकारों को हम अलग से पढ़ेंगे। उसके अलावा जो अन्य फैक्टर हैं 12 से लेकर 35 तक, उसको भी एक बार पढ़ना जरूरी है। तो पहला जो हमारा होगा वह होगा राज्य का अधिकार, या इसको लिख लीजिए राज्य का अधिकार। एक राज्य का क्या अधिकार होगा इसके बारे में बताया गया है 12 से लेकर 13 में, आर्टिकल 12 और 13 में ये राज्य के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा आप सभी जानते हैं समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। इसको नोट करते हुए चलिए क्योंकि अभी ट्रिक के माध्यम से भी आपको सारी चीजें याद कराई जाएंगी, तो एकदम निश्चिंत रहिए, लास्ट तक आपको बहुत ही मजा आएगा। और समता या समानता का अधिकार जो वर्णित किया गया है भारत के संविधान भाग 3 में, वह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित किया गया है। उसके बाद तीसरा जो है हमारा वह है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आपको भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका जो विवरण भारत के संविधान में मिलता है दोस्तों, वह मिलता है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। फिर इसके बाद हम 5वें स्तंभ के रूप में पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका विवरण हमें कहां से कहां तक प्राप्त होता है, अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक। फिर हम जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लेते हैं तो हम पढ़ते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका जो विवरण मिलता है वह मिलता है हमें कहां से कहां तक, आर्टिकल 29 एंड 30, यानी कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। और उसके बाद आप जानते हैं अनुच्छेद 21-31 को निरसित कर दिया गया है, और अनुच्छेद 32 जब आता है तब हम वहां पे पढ़ते हैं एक और अधिकार जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सिर्फ एक अधिकार है जिसको हम अकेले किसमें पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में। तो ये आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 12 से शुरू किए थे हम, अनुच्छेद 32 तक आ गए। इसके अलावा जो अन्य अधिकार हैं, यानी कि विशेष परिस्थितियों के अधिकार या विशिष्ट वर्गों का अधिकार, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, विशिष्ट वर्गों का अधिकार, विशिष्ट वर्गों का अधिकार। और इसका जो विवरण मिलता है वह मिलता है आपको दोस्तों अनुच्छेद 33 से लेके अनुच्छेद 35 तक, 33 to 35। अब देखिए जो मूल अधिकार आपने पढ़ा, क्या मूल अधिकार 3 होते हैं, मूल अधिकार, मानवीय अधिकार और कानूनी अधिकार। अब इन्हीं तीनों अधिकारों को हम अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक कवर करेंगे, ठीक है। इसमें राज्य का अधिकार सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम समता या समानता का अधिकार पढ़ेंगे जो 14 से 18 तक मिलता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 में मिलेगा, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 और 28 में है,
फिर हम पढ़ेंगे संस्कृति का एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। फिर हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विशिष्ट वर्गों का अधिकार जो अनुच्छेद 33 और 35 में वर्णित किया गया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 12 और 13 जो कि राज्य के अधिकार को संदर्भित करता है और उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पड़ाव है हमारा वह है दोस्तों राज्य का अधिकार। राज्य का अधिकार, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं कि 12 और 13 में बताया क्या गया है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताएंगे दोस्तों, परेशान बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि ऐसा 12 और 13 अनुच्छेद आपका किसी ने क्लियर नहीं किया होगा। देखिए इतने स्मार्ट तरीके से हम खत्म करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में बताया क्या गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 में दिया गया है सिर्फ और सिर्फ राज्य की परिभाषा। राज्य क्या होगा इसके बारे में परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 12 में, यानी कि राज्य की परिभाषा के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वह मिलती है अनुच्छेद 12 से। अब राज्य की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित किया गया है यह भी मायने रखता है ना। मैंने आपको बताया था कि पूरे संविधान में जहां कहीं भी राज्य की बात की जाएगी वहां पे आप 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बिल्कुल नहीं रखेंगे, वहां पे आप रखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक भारत को। 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो पूरा युग्म है वही है हमारा एकमात्र भारत राज्य। यही है हमारा क्या, भारत। ये तो इसके तत्व हैं जो 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भारत राज्य के तत्व हैं। अब अमेरिका की जब भी बात करेंगे तो अमेरिका अपने में एक क्या है, अमेरिका अपने में एक देश आप कहते हैं लेकिन वह अपने में एक राज्य है। ठीक उसी प्रकार भारत भी कई राज्यों का समूह जरूर है, संघ जरूर है, लेकिन इसमें क्या है, जब भी हम विश्व के संदर्भ में राज्य की बात करेंगे तो भारत एक राज्य के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो याद रखिएगा राज्य की परिभाषा में भारत को एक राज्य के रूप में बताया गया है और इसके अंतर्गत कुछ चीजों को सम्मिलित किया गया है। बस उन्हीं चीजों को जान लीजिए कि राज्य की परिभाषा या राज्य के लिए किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है एक राज्य के रूप में। तो सबसे पहली चीज जो है वह है भारत सरकार, दूसरी है इसकी संसद। भारत सरकार, राज्य में किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है यानी कि राज्य के अंग कौन कौन से हैं, बस इन्हीं चीजों को बताया जा रहा है। राज्य की परिभाषा में राज्य के जो अंग हैं उन्हीं को जोड़ के एक राज्य की कल्पना की गई है और उन राज्यों में सम्मिलित है भारत सरकार, इसकी संसद, इसके राज्य एवं विधानमंडल, यानी कि कह सकते हैं राज्य सरकारें व राज्य विधानमंडल। जितने भी राज्य सरकार हैं और जितने भी राज्य विधानमंडल हैं वे सभी राज्य के अंग हैं। इसके साथ ही साथ एक अन्य चीज जुड़ती है दोस्तों, वह है स्थानीय प्राधिकारी। राज्य के रूप में स्थानीय प्राधिकारी और गैर स्थानीय प्राधिकारी जुड़े होते हैं। गैर स्थानीय प्राधिकारी, अब इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि भारत सरकार क्या है, संसद क्या है। संसद 3 लोगों से मिलकर बना है, आप सभी जानते हैं, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति। तो ये भी राज्य के अंग हैं। भारत सरकार राज्य का अंग है, राज्य की सरकारें व राज्य विधानमंडल यह भी राज्य का अंग है। इसके साथ ही साथ स्थानीय प्राधिकारी और गैर स्थानीय प्राधिकारी यह भी राज्य के अंग हैं। अब इतने चीजों में से आपको बस एक चीज में कंफ्यूजन होगा जो कि है प्राधिकारी, कि यह प्राधिकारी शब्द क्या है। तो दोस्तों प्राधिकारी वह संस्था होती है या वह व्यक्ति होता है जिसको भारत सरकार के द्वारा विधि बनाने या अध्यादेश लाने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि ऐसे समस्त संस्था, व्यक्ति या कार्यकारी उत्तरदायी संस्था जो किसी विधि को अनुमोदित कर सके या किसी विधि को प्रावधानित कर सके या कोई विधि बना सके, ये सभी आते हैं हमारे प्राधिकारी के अंतर्गत। तो कुल मिला के राज्य के जो सम्मिलित अंग हैं जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है उनमें आप रखेंगे भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें व राज्य विधानमंडल, साथ ही साथ स्थानीय प्राधिकारी व गैर स्थानीय प्राधिकारी। तो अनुच्छेद 12 में इसी को परिभाषित किया गया है कि भारत सरकार किसे कहेंगे, संसद किसे कहेंगे, राज्य सरकारें क्या होंगी, राज्य विधानमंडल क्या होगा, स्थानीय प्राधिकारी किसे कहा जाएगा और गैर स्थानीय प्राधिकारी किसे कहा जाएगा। यही है आपका अनुच्छेद 12। इसके बाहर अनुच्छेद 12 में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है।
इतनी चीजें आपको राज्य की परिभाषा में मिलती हैं। इसके बाद अगला जो पड़ाव है वह है आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया यह गया है कि यदि मूल अधिकारों को असंगत करने वाली कोई विधियां विद्यमान हैं तो वह सभी शून्य मानी जाएंगी। इसका संदर्भ मैं समझाऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकृत की जाने वाली विधियां शून्य होंगी। सीधा सा मतलब है कि ऐसी सभी विधियां जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों से असंगत हों या उनको अल्पीकृत करें, यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करें या शोषण करें या उनके मूल अधिकारों से वंचित करें, तो ऐसी को जो भी विधियां हैं उनको शून्य माना जाएगा, यानी कि उनका अस्तित्व समाप्त माना जाएगा। और विधियां आप जानते हैं कौन कौन बनाता है? विधियां दो लोगों को बनाने का अधिकार प्राप्त है। एक तो है भारत की संसद जो विधि बनाने के लिए जानी जाती है, और दूसरा होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल जो कि अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल ये लोग प्राधिकृत हैं विधि बनाने के लिए। अगर इनके द्वारा जो विधि बनाई गई है वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के असंगत होती है या उनके मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, तो ऐसी सभी विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य मानी जाएंगी। उन्हें प्रवर्तित करके उनके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है ताकि उनके मूल अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जो भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें व विधानमंडल स्थानीय प्राधिकारी व गैर स्थानीय प्राधिकारियों से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकृत की जाने वाली विधियां शून्य होंगी, इस बात का प्रावधान किया गया है। अब हम बढ़ेंगे समता या समानता के अधिकार की तरफ। अब जो दूसरा पड़ाव है हमारा भाग 3 को लेकर, वह है समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसका विवरण आपको कहां से कहां तक प्राप्त होता है? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। यहां पे हमें पता चलता है समता या समानता का अधिकार किसी व्यक्ति का भारत के अंतर्गत क्या है। याद रखिएगा, मैंने व्यक्ति का नाम लिया है अनुच्छेद 14 में। समता या समानता का अधिकार जान लीजिए, ये दो पड़ाव में है। एक व्यक्ति के संदर्भ में आपको समझना होगा और दूसरा नागरिक के संदर्भ में। नागरिक क्या होता है? किसी देश का अस्थायी निवासी है, उस देश का नागरिक होता है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था जब मैं नागरिकता बता रहा था। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे सिर्फ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सिर्फ शब्दों का ही खेल है। अब हम समता या समानता के अधिकार में पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है या विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यही आपको ध्यान देना है कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार किसी व्यक्ति का क्या होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। विधि के समक्ष समता, इसको समानता भी कहते हैं। समता मतलब समानता, या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना जाएगा, या जो विधियां हैं समान संरक्षण की बात करती हैं वह सभी व्यक्ति के लिए एक समान होंगी। अनुच्छेद 14 में दो बातों के बारे में बात किया गया है जो इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष दोनों को इंगित करता है। एक तो है आपके लिए विधि के समक्ष समता, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डालता है भारतीय संविधान के ढांचे पे, और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण, जो कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है भारतीय संविधान को। अब कैसे प्रदान करता है यह जान लीजिए।
जब भी हम विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो बनाई गई विधि है वह प्रत्येक नागरिकों पर और जो विशिष्ट पदाधिकारी हैं और जो विशेष अधिकार हैं उनका प्रयोग करके प्रत्येक नागरिकों को उस आधार पर दंड दिया जाएगा या उन्हें उसके समान समझा जाएगा। विधि के समक्ष समता का सीधा सा अर्थ है एक समान विधि, एक समान विधि यानी कि एक ऐसा कानून जो प्रत्येक नागरिकों पर समान रूप से लागू हो रहा हो, परंतु उसके दिए गए विशेषाधिकारों के प्रयोग के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त है तो उसके लिए भी एक समान विधि लागू होगी। इसको सामान्यतः बोला जाता है सामान्य विधि, इसको सामान्यतः सामान्य विधि के रूप में जाना जाता है यानी कि सामान्य कानून। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार एक नकारात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि यह सभी नागरिकों पर, सभी व्यक्तियों पर एक समान विधि को इंगित करता है। यानी कि कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर रह रहा हो, चाहे वह यहाँ का नागरिक हो या गैर नागरिक हो यानी कि किसी अन्य देश का निवासी हो, उसके लिए भी कानून उसी प्रकार से कार्य करेगा जिस प्रकार से भारत के नागरिक पे कार्य कर रहा हो। यानी कि विधि के समक्ष समता यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रह रहा हो, चाहे वह भारत का निवासी हो या किसी अन्य देश का निवासी हो, उसके ऊपर भी उसी प्रकार की विधियां कार्य करेंगी जिस प्रकार से किसी भारतीय नागरिक के ऊपर बनाई गई विधियां कार्य करेंगी। यानी कि भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर यह विधि समान होगी। जबकि आप किसी अन्य देश में चले जाइए तो वहां पे क्या है, वहां पे सभी नागरिकों के लिए समान न्याय का प्रावधान नहीं मिलता है। वहां पे उस देश के आधार पे जो विधि बनाई गई है उस विधि के आधार पर ही वहां के नागरिकों को दंडित किया जाता है। जबकि अगर कोई अन्य देश का नागरिक उस देश में पहुंच जाता है तो उसके लिए विधियों का प्रावधान अलग होता है। जबकि भारत में सभी के लिए एक समान कानून की बात की गई है जो कि इसको एक नकारात्मक ढांचा प्रदान करता है। जब हम विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें नागरिकों की बात की जाती है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको एक समान विधियों के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा और जो एक विधि है वह सभी को एक समान संरक्षण प्रदान की जाएगी। यानी कि इसको हम बोलते हैं सकारात्मक पहलू भारतीय संविधान के लिए, और यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत है जो यह विधियों के समान संरक्षण को प्रदान करती है अधिकार के रूप में। एक मूल अधिकार के रूप में विधियों के समान का संरक्षण प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। जबकि जब हम विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या नागरिक नहीं है, गैर नागरिक है, उसको भी विधि के समान उसी प्रकार से समझा जाएगा जिस प्रकार से भारतीय नागरिक को समझा जाता है। तो अनुच्छेद 14 में इन्हीं दो बातों की बात की गई है कि विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का जो अधिकार है वह भारतीय नागरिकों को या गैर नागरिकों को किस प्रकार से प्रदत्त की गई है। तो यह है अनुच्छेद 14 का पूरा विवरण। जिस प्रकार अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, उसी प्रकार अनुच्छेद 15 में एक और अच्छा प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिकों के लिए। और वह प्रावधान क्या है उसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 15 यह बताता है कि राज्य किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा, यानी कि राज्य किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक, यहाँ पे व्यक्ति मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए नागरिक, किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। यानी कि जो विभेदता है रंगों को लेके, धर्म को लेके, जाति को लेके या लिंग के आधार पे लड़का लड़की,
इस बात को लेके, जन्म स्थान को लेके या मूल वंश के को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा। राज्य के लिए सभी नागरिक एक समान होंगे। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सब में समता का अधिकार ही बताया गया है, आपको समानता की तरफ ले जाने का कार्य किया गया है, जो व्यक्ति की समानता को इंगित करता है। और इसीलिए अनुच्छेद 15 में 5 अन्य बातों को रखा गया। इसको क्लॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 के क्लॉज ए, यानी कि जब क्लाउड ए की बात की जाती है कि अनुच्छेद 15 के भाग 1 में क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि राज्य द्वारा धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद वर्जित है। अनुच्छेद 15 में आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। यह राज्य का उत्तरदायित्व है। और 15 के 1 में यह बताया जाता है, या 15 का ए भी कह सकते हैं, का भी कह सकते हैं आप, उसमें यह बताया गया है कि राज्य किसी भी धर्म को उसके धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, क्योंकि भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को उसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे। जबकि 15 के 2 में यह बताया जाता है कि राज्य व नागरिक दोनों उक्त विषयों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेंगे। यानी कि राज्य तो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। साथ ही साथ उस देश के नागरिक यानी भारत के नागरिकों का भी यही उत्तरदायित्व होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश के आधार पर कोई भी विभेद ना करे। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ही समान है। वह जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश के आधार पर भले समान ना हो, लेकिन वह एक समान माना जाएगा। और इसीलिए राज्य और नागरिक दोनों का यह कर्तव्य होगा कि यह इन सभी विषयों का आधार बनाकर विभेद ना करे। तो इसके लिए आप दूसरे में लिख सकते हैं कि राज्य व नागरिक उक्त बातों को लेकर विभेद नहीं करेंगे। यानी कि 15 के 1 में सिर्फ राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य धर्म को आधार बनाकर विभेद नहीं करेगा। 15 के 2 में राज्य और नागरिक दोनों को आधार बता के यह बताया गया है कि ना तो राज्य और ना ही नागरिक किसी के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर किसी अन्य नागरिक के साथ विभेद करेंगे। यही बताया गया है कि ये नहीं कर सकते हैं। 15 के 1 में राज्य है, 15 के 2 में राज्य व नागरिक दोनों हैं। जबकि जब हम तीसरा प्रावधान पढ़ते हैं तो तीसरे प्रावधान में यह बताया गया है कि यदि राज्य चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि 15 के 3 में यह बताया गया है कि राज्य को अगर यह उचित लगता हो कि वह महिला संरक्षण से संबंधित या बाल संरक्षण से संबंधित कोई अधिनियम ला सकता है, उनको बचाने के लिए या उनके उत्थान के लिए कोई अधिनियम बना सकता है, तो वह अधिकार उसको अनुच्छेद 15 के 3 के द्वारा मिला है। तो इसको आप लिख सकते हैं, राज्य चाहे तो स्त्रियों व बच्चों के लिए, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। विशेष उपबंध कर सकता है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा 1090 की स्थापना की गई, 1090। यह महिला हेल्पलाइन नंबर था जिसमें महिला संपर्क करके अपने दुखों को बता सकती थी। अगर वो पीड़ित है किसी भी संदर्भ में तो वह यहाँ पे शिकायत करके उस प्रबंध से मुक्ति पा सकती थी। तो इस प्रकार राज्य अगर चाहे तो वह नए प्रबंध कर सकता है, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यह तीसरा प्रावधान है। इसके बाद इसी में एक चौथा प्रावधान भी ऐड किया गया कि यदि सामाजिक और आर्थिक रूप से SC ST यानी अनुसूचित जाति व जनजाति में कोई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक विशेष उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य के द्वारा। इतना नोट कर लीजिए, फिर चौथे उपबंध को पढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथा उपबंध देख लेते हैं
जो किया गया है अनुच्छेद 15 में, वह यह किया गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो हितों का संरक्षण है वह अनुच्छेद 15 के 4 में दिया गया है। यानी कि राज्य यदि चाहे तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। आरक्षण का मुद्दा आप सभी जानते हैं, जो कि 16 के 4 में भी हम आगे पढ़ेंगे, उसी से संबंधित है हमारा 15 का 4। तो इसको आप लिख सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्गों के लिए राज्य यदि चाहे तो विशेष उपबंध कर सकती है। यही 15 के 4 में बताया गया है। जबकि हम अनुच्छेद 15 के 5वें भाग के बारे में बात करें तो उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए आने वाले नागरिकों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की बात की गई है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का उपबंध, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान 15 के 5 में किया गया है। प्रवेश के लिए विशेष उपबंध है, एक बात को यह ध्यान रखिएगा। इसमें आरक्षण का मुद्दा भी है कि 15 के 5 में यह बताया गया है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए यदि राज्य उचित समझे तो विशेष उपबंधों का प्रावधान कर सकती है, ताकि उनको शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त हो सके, वह अपनी संस्कृतियों का कंजर्वेशन या संरक्षण प्राप्त कर सकें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 की तरफ। अब ध्यान देते हैं अनुच्छेद 16 पे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा विवादित रहता है यह अनुच्छेद हमेशा से। अब ऐसा क्या जादू है इस अनुच्छेद में, यह आप सभी जानते हैं, ठीक है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 16 हमेशा आरक्षण के लिए विवाद में ही रहा है और अभी जल्द ही EWS कोटे को भी जोड़ा गया, तो इसलिए ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा है और करंट का मुद्दा रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 16 में जो बताया गया है वह जान लेते हैं पहले। अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक सेवाओं में अवसर की समता, लोक सेवाओं में अवसर की समानता, यानी कि जितनी भी लोक सेवाएं हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अवसर की समानता का प्रयोग कर सके। इसका तो अर्थ जानते हैं कि यदि एक पद निकला है IAS के लिए तो सभी को समान अधिकार होगा, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, जनरल हो, SC ST OBC, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वह अवसर की समानता का पूरा लाभ प्राप्त करेगा, वह लोक सेवाओं में अवसर की समानता का पात्र अधिकारी होगा। यानी कि प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है वह लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार रखता है, और इसी के लिए अनुच्छेद 16 में 4 उपबंधों का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सेवाओं में एक समान अवसर की यानी प्रतिस्पर्धा की आपूर्ति कर सके, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को रख सके, सामना कर सके। तो लोक सेवाओं में अवसर की समानता का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 16 में मिलता है, और इसके लिए कुछ अन्य उपबंधों का प्रावधान भी किया गया है, जिसको हम इस प्रकार से समझेंगे। पहला उपबंध अनुच्छेद 16 के 1 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात की गई है। लोक नियोजन में अवसर की समता या अवसर की समानता, यानी कि जितने भी लोक का अर्थ तो समझते हैं ना, मैंने आपको लोक सेवा आयोग जब बताया था तो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था कि लोक सेवा आयोग ऐसा एक आयोग है जिसमें सभी लोग प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपना भागीदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि लोक सेवा सभी के लिए सेवा एक प्रकार की सेवा है जो लोकहित में कार्यरत होती है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह 16 का 1 का उपबंध है। 16 के 2 का उपबंध भी देख लीजिए, क्योंकि ये सभी उपबंध बहुत ही जरूरी हैं, तो इसलिए इनको देखना भी उतना ही जरूरी है।
तो 16 के 2 में बताया गया है कि वंश क्रम और निवास के स्थान पर कोई भी विभेद नहीं होगा। वंश क्रम और निवास के स्थान पर विभेद वर्जित। विभेद वर्जित, इसका सीधा सा मतलब समझिए कि किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में ही कोई परीक्षा आयोजित की गई, तो राज्य यह विशेष उपबंध कर सकती है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य का जो नागरिक है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है, यह उसके वंशक्रम या निवास के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करेगा। आप सभी जानते हैं कि जब किसी राज्य में लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें वंशक्रम और निवास के स्थान पर कोई भी विभेद कार्य नहीं किया जाता है, कोई भी विभेद कार्य तो नहीं किया जाता है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता यह 16 के 1 में है और वंशक्रम और निवास के स्थान पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यह 16 के 2 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 के 3 में यह बताया गया है कि निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, यह बहुत ही स्पेशल केस है। निवास के स्थान पर या निवास के आधार पर, स्थान पर नहीं, निवेश के आधार पर विभेद वर्जित। कोई व्यक्ति कहां का रहने वाला है इस आधार पे कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह कहां के लिए आवेदन कर रहा है यह भी मायने रखता है। उस आवेदन में उस राज्य ने स्पेशल कोई कंडीशन बनाया है, विशेष उपबंध किया है या नहीं किया है, यह भी बात मायने रखती है। तो निवास के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यही 16 के 3 में बताया गया है। जब हम अनुच्छेद 16 के 4 की बात करते हैं तो इसमें एक अलग केस जोड़ा गया जो कि आप जानते हैं आरक्षण के प्रावधान को वर्गीकृत करता है या बताता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान। पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान। और अनुच्छेद 16 का 4 हमेशा से विवाद का मुद्दा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पिछड़े वर्ग को इससे पहले 27% आरक्षण प्राप्त था और इसमें यह बताया गया था कि यह आरक्षण बहुत ज्यादा किसी भी राज्य के लिए बढ़ के 50% से अधिक नहीं हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यह एक विवादास्पद स्थिति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 के 4 में बस इतना ही लिख लीजिए कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधानों का उल्लेख है वह कहाँ मिला है, वह मिलता है अनुच्छेद 16 के 4 में। ठीक है, जबकि 15 का 5 तक मैंने आपको पढ़ाया था, 15 के 6 में एक कोटा और जोड़ा गया था जिसमें बताया गया था EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंधित आरक्षण का प्रावधान। जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह 15 के 6 में किया गया है और उसमें 16 के 4 और 15 के 4 इन दोनों को जोड़कर 15 का 6वां भाग बनाया गया है। उसको नोट करिएगा और मैं अगले वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जो EWS कोटे की बात की गई है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 16 का पूरा विवरण। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, इसके पहले भाग में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता किस प्रकार से है। दूसरे में बताया गया है कि वंशक्रम और निवास के स्थान पर विभेद वर्जित किया गया है। तीसरे में बताया गया कि निवास के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा और चौथे में बताया गया है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान क्या होंगे। यह अनुच्छेद 16 में बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 17 की बात की जाए अगर, तो अनुच्छेद 17 में दोस्तों बताया गया है अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान। ये आप सभी जानते हैं कि अस्पृश्यता का अंत क्या है, इसको आप छुआछूत भी कहते हैं। तो अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 से प्राप्त होता है कि भारत यह मानता है कि इसके अंदर रहने वाले सभी नागरिक अस्पृश्यता का उन्मूलन कर चुके हैं, यानी कि उनके अंदर छुआछूत या भेदभाव की कोई भी भावना मौजूद नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत सीधे सीधे यही उल्लेख करता है कि भारत के नागरिकों में या राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखेगा। और जानते हैं अस्पृश्यता या छुआछूत की जो भावना है वह मनुष्यों की मानसिक स्थिति का द्योतक है, यानी कि अस्पृश्यता का वास्तविक उन्मूलन तभी संभव है जब मनुष्य अपने मानसिक स्थिति से अस्पृश्यता की भावना को खत्म कर दे। आज भी समाज में ये कहने के लिए भले अनुच्छेद 17 में यह बताए कि अस्पृश्यता का अंत भारत में हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं यह कड़ी अभी भी अधूरी है, क्योंकि आज भी समाज में ऊंच नीच और जातिपात जैसे बाह्य आडंबर अभी भी विद्यमान है भारत में। तो कहीं ना कहीं अस्पृश्यता का अंत की जो श्रृंखला है वह भारत में खाली है।
ठीक है, यह तभी संभव है जब मनुष्य अपने मानसिक स्थिति को इसके लिए तैयार कर ले, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत सिर्फ जाति पात या छुआछूत कहने के लिए ही इसका अंत नहीं किया जाता, इसका अंत मानसिक स्थिति से होना भी बहुत जरूरी है। तो अनुच्छेद 17 सिर्फ इतना ही बताता है कि राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का छुआछूत की भावना नहीं रखेगा, और नागरिकों का भी यह दायित्व होगा कि वह किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी अन्य व्यक्ति के साथ या नागरिक के साथ ना करें। इसी के बाद है दोस्तों अनुच्छेद 18, और अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे आप राजा महाराजाओं के समय में अगर जाएं तो वहां पे देखते थे कि जब राजा किसी से खुश होते थे तो एक उपाधि के रूप में एक सरनेम दे देते थे। जैसे अगर आपको याद हो, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी 1832 में। तो इस प्रकार की उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18 में कि अब भारत सरकार किसी को भी या राज्य सरकारें किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकती। यहाँ पे सभी व्यक्ति समान हैं। तो अब किसी को अगर कोई उपाधि दी जाती थी तो उसका मतलब था कि वह विशिष्ट माना जाता था। तो यह विशिष्टता का आधार खत्म करने के लिए ही अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, जिससे आपको यह एहसास ना हो कि कोई व्यक्ति विशिष्ट है और आप उतने विशिष्ट नहीं हैं। तो समान नागरिक अधिकार को सम्मिलित करने के लिए या उसको वास्तविक रूप से धरातलीय स्तर प्रदान करने के लिए उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का जो पूरा विवरण मिलता है वह समता या समानता के अधिकार को प्रदर्शित करता है, जिसके अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में अवसर की क्षमता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अगला पड़ाव है हमारा तीसरा पड़ाव, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका प्रावधान आप सभी जानते हैं कि इसमें अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक का किया गया है। तो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक हमें स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान प्राप्त होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 21 है। ठीक, अभी हम उसको आगे समझते हैं, तो आइए प्रारूपों में समझेंगे इसको। सबसे पहले हम समझेंगे अनुच्छेद 19 को। तो अनुच्छेद 19 में बात की गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी चीज को सोच रहे हो, जो आपके मन में चल रहा हो, उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, यह आपको प्रदान करता है अनुच्छेद 19। इसके अंतर्गत पहले 7 प्रावधान थे, अब वर्तमान में इसके अंतर्गत सिर्फ 6 प्रावधान हैं। पहला यानी कि अनुच्छेद ए 19 का ए, या इसको आप का खा गा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक, तो इसको अनुच्छेद 19 का ए डालते हैं या एक डालते हैं। इसमें बताया गया है कि आपको भारतीय संविधान बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, बोलने की स्वतंत्रता, और इसी को आप जानते हैं मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जामिनेशंस में यह पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 के का के तहत कहिए, या अनुच्छेद 19 के ए के तहत कहिए, या अनुच्छेद 19 के एक के तहत कहिए, ये आपकी मर्जी है। तो बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता यह दिया गया है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में। फिर है हमारा दूसरा, अब अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली, आप कहीं खड़े होकर बोल रहे हो, तो 2-4 लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो आप जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है। इलाहाबाद में कहीं भी नुक्कड़ चौराहे पे खड़े हो जाइए, 2-4 लोग आपको सुनने वाले मिल ही जाएंगे। तो बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता जिस प्रकार एक में है, उसी प्रकार दूसरे में बताया गया है इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। इकट्ठा होने की स्वतंत्रता यानी कि आप कहीं भी 2-4-10 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हाँ, पर शर्त यह है कि आपके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। अब पता चले 10 लोग इकट्ठा हो गए, किसी से मारपीट करने लगे, तो ये तो गलत है ना। तो
तो संविधान आपको उतनी ही स्वतंत्रता देती है जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन ना हो, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय उचित दंडात्मक प्रक्रिया चलाते हैं। तो पहले में बताया गया है अनुच्छेद 19 के 1 में कि बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 के 2 में किसी स्थान पर भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, बशर्ते कंडीशन यह है कि आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। इसी में तीसरा जो प्रावधान किया गया है, तीसरा प्रावधान आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप किसी भी संघ का निर्माण कर सकते हैं। अब यह नहीं कि आतंकवादी संगठन बना लीजिए, इसके ऊपर भी एक अपवाद है। मतलब कंडीशन यह है कि वह जो संगठन होना चाहिए वह देश के विकास से संबंधित होना चाहिए, ना कि देश के विनाश से संबंधित होना चाहिए। तो आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 के सी में या ग में कहिए, ये आपका अपना मंतव्य है। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के सी यानी कि तीसरे भाग में दिया गया है। फिर चौथे भाग में अब देखिए, आप सीरियल से चलते चलिए। पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली, बोले तो कुछ लोग इकट्ठा हुए यानी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब संघ बना लिए यानी कि 2 4 10 लोग इकट्ठा हो गए, तो किसी के मन में विचार आया कि क्यों ना मसूरी घूम के आते हैं। तो यहाँ पे देश की सीमा क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन यानी कि घूमने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता यह मिला है चौथे में। अनुच्छेद 19 के चौथे भाग में हमें देश की सीमा क्षेत्र के भीतर आवागमन की पूरी स्वतंत्रता है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई वीजा बनवाने की जरूरत नहीं है। आप किसी अन्य देश में जाएंगे तो उसके लिए पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य है, जबकि देश के सीमा क्षेत्र के भीतर आपको कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है। इसके लिए आपसे कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया भाग 4 में। उसके बाद भाग 5 में अब देखिए क्या हुआ। पहले बोले, फिर इकट्ठा हुए, फिर संघ बनाए, फिर देश के भीतर घूमने गए। अब जब घूमने गए हैं तो कहीं भी आपको अच्छी लगी कोई जमीन, तो वहां पे आप जमीन खरीदने का अधिकार रखते हैं, यानी कि वहां पर बसने का अधिकार, सीधे सीधे जान लीजिए, घर बना के बसने का अधिकार, बसने का अधिकार कहिए या रहने का अधिकार, यह आपको अनुच्छेद 19 के 5वें भाग में मिलता है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं जमीन खरीदकर। पहले यह जम्मू कश्मीर की विवादास्पद स्थिति में था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारत के सीमा क्षेत्र का अन्य नागरिक कोई जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकता है। अब यह अनुच्छेद 19 के 5 में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसके बाद 6वां भाग था जिसको हम चा भी कहते हैं, 19 का चा या 19 का एफ डी ई। ठीक है, जो ऐसा आपको समझ में आए इसको का से रिप्रेजेंट कर लीजिए, खा ग घा, ये मत कहिएगा कि सर डिस्टर्ब हो गए या समझ में नहीं आया। ये चा वाला भाग, इसमें था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब निश्चित कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 31 के चा से ले जाके 300 के ए में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसको मैं बस इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप जानते रहिए कि ये कहां से हटाया गया था। अनुच्छेद 19 के च से इसको हटाया गया था, यानी कि यहाँ पे आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। अब यह वर्तमान में निरसित है, यानी कि कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ये, जिसमें से 6वां निरसित कर दिया गया। और एक अन्य स्वतंत्रता जो मिलती है 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, वह यह है वृत्ति की स्वतंत्रता। वृत्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप देश के भीतर किसी भी सीमा क्षेत्र में रह रहे हो, आपको अपना व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता है, बशर्ते व्यापार ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप देश की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। यानी कि अफीम, गांजा या नारकोटिक्स जैसी चीजें आप बेचने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी कि आपको बेचना नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है, आप वर्जित हैं, उसके लिए निषेध किया गया है कि आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, पर आप व्यापार करने के लिए पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं। वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता, अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप इसको आसानी से और कैसे समझ सकते हैं वो देख लीजिए। काम में आपने बोलना सीखा और जब आप बोल रहे थे तो लोग इकट्ठा हो गए दूसरे भाग में। तीसरे भाग में जब लोग इकट्ठा हुए तो सबका विचार किया क्या, संघ बनाने का। अब संघ बनने के बाद लोगों के विचार में चौथा भाग आया कि चलो घूमने चलते हैं, और घूमने के बाद एक जगह अच्छी लगी, 5वें भाग में उन्होंने वहां पे जाके जमीन खरीद लिया, और जमीन खरीदने के बाद फिर संपत्ति बेच दिया और बेच के चले गए। फिर 7वें भाग में क्या पढ़ते हैं, वृत्ति।
जब आप बस गए तो वहां पे रहने खाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको जीविकोपार्जन के साधन अपनाने होंगे, उसके लिए आपको व्यापार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ठीक है, 6 में। तो यह कुल 6 प्रावधान है अनुच्छेद 19 में, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा यही गया है कि बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस भाग में वर्णित की गई है, तो अनुच्छेद 19 के क में कहिए या अनुच्छेद 19 के ए में कहिए। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था ये वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 के 6 में या 7वें भाग में वर्णित किया गया है। तो यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संपूर्ण प्रावधान हो गया जो स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित है। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 20, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अनुच्छेद 20 पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे। अब जब अनुच्छेद 20 की बात की जाती है दोस्तों, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 में। यहां पे लिख लीजिए अनुच्छेद 20। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यही है अनुच्छेद 20 में। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि किसी भी अपराध में जब तक कि दोष सिद्धि ना हो जाए उसके संबंध में संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है भारत के नागरिकों को। और इसमें 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें पूरा करना जरूरी है। पहला, कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए या किसी भी कृत्य के लिए एक बार सजा हो गई तो उसे बार बार किसी सजा को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सजा नहीं दी जाएगी, उसे सजा सिर्फ और सिर्फ एक बार दी जाएगी। यानी कि वह कृत्य कितने भी किया हो, जैसे हत्या किया हो, फिर चोरी किया हो, डकैती किया गया हो, तो एक बार उसको जो सुनवाई होगी वह उसमें सम्मिलित सजाओं को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि हत्या भी जुड़ेगा उसमें, चोरी भी जुड़ेगी, डकैती भी जुड़ेगी, इन सभी को जोड़कर जो सजा सुनाई जाएगी वह सिर्फ एक बार सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसे हत्या के लिए अलग से सजा सुनाई जाए, चोरी के लिए अलग से सजा सुनाई जाए या डकैती के लिए अलग से सजा सुनाई जाए, ऐसा प्रावधान नहीं होगा। उसके सम्मिलित केसों को एक में सम्मिलित कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और हत्या, चोरी और डकैती के लिए एक योगात्मक सजा उसके लिए प्रावधानित की जाएगी। यानी कि किसी भी सजा के लिए किसी भी गुनाह के लिए सजा कितनी बार प्रावधानित होगा, सिर्फ एक बार ही उसको सजा दी जाएगी। ये नहीं कि जितनी बार वो कृत्य करेगा उतनी बार सजा दी जाएगी। यानी कि अलग अलग कृत्यों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान नहीं है, बल्कि सभी कृत्यों के लिए एक बार सजा का प्रावधान किया गया है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, एक बार सजा का प्रावधान। पहला जो केस है, एक बार सजा का प्रावधान, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके गुनाहों के लिए सिर्फ एक बार ही सजा प्रदान की जाएगी, भले उसने कई गुनाह किए हैं, उन सभी गुनाहों को एक में सम्मिलित करके उसे एक बार सजा के अंतर्गत प्रावधानित कर दिया जाएगा और इन सभी गुनाहों के लिए सिर्फ उसे सजा एक बार मिलेगी। ये नहीं कि हर बार एक अलग गुनाह के लिए उसे अलग सजा दी जाए। ठीक है, अब पता चला कि एक बार वह जेल गया, उसके बाद किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ये मेरे यहाँ चोरी भी करने आया था, जबकि यह पहले से ही इसमें सम्मिलित है, तो ये नहीं है कि उसको चोरी के लिए अलग से सजा काटनी पड़ेगी, क्योंकि सभी केसों पे सुनवाई हो चुकी है और सभी को सम्मिलित करके एक बार उसके लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक, इसके बाद इसमें जो दूसरा संरक्षण दिया जाता है वह इस बात का दिया जाता है कि जिस समय उसे सजा दी गई हो, यानी कि सजा के समय जो प्रावधान था, जब उसे सजा सुनाई गई उस समय जो विधि थी उसी के आधार पे उसे सजा मिलेगी, ना कि उसके पहले या बाद में बनाई गई विधियों के आधार पर। यानी कि मान लीजिए 1950 में किसी व्यक्ति को एक सजा दी गई 10 वर्ष की, ठीक, अब 1992 में यह सजा, इस सजा का प्रावधान 10 ही वर्ष का है, तो यहां पे कर लीजिए आप 1956।
1956 में इस विधि को परिवर्तित कर दिया गया और इसमें रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो हत्या करता है उसको 12 वर्ष की सजा की जाएगी। पहले यह सजा का प्रावधान 10 वर्ष था, 56 में इसको रिवाइज करके क्या कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे 12 वर्षों की सजा होगी। तो इस व्यक्ति को जो 10 वर्ष की सजा पहले से काट रहा है, जिसको 1950 के आधार पर विधि जो बनी थी उसके आधार पर सजा दिया गया है, उसको 1950 के आधार पर ही सजा भुगतना होगा, ना कि 1956 के आधार पर, क्योंकि इसका 10 वर्ष 1960 में कंप्लीट होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये 1962 तक सजा काटे, 12 वर्षों तक नहीं काटेगा, भले यह विधि जो है बाद में बनी हो। यानी कि जिस समय उसे सजा सुनाई गई है उस समय जो विधि होगी उसी के आधार पर उसे सजा भुगतना है, ना कि उससे पहले बनाई गई विधि के आधार पर या उसके बाद बनाई गई विधि के आधार पर। यानी कि लिख सकते हैं सजा के समय बनाई गई विधि के आधार पर ही दंड, बनाई गई विधि के आधार पर ही दंड मिलेगा। ठीक है, ये इसका दूसरा प्रावधान है। इसमें एक तीसरा प्रावधान भी यही है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो गुनाहगार साबित हो गया है उसके ऊपर कोई भी जबरन कार्यवाही नहीं की जाएगी जिससे उसे बाध्य किया जाए उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए। यानी कि गवाही देने के लिए कोई बाध्यता नहीं, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यही अनुच्छेद 20 में बताया गया है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको जान के बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो लिया गया है भारतीय संविधान में, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया है, यानी कि जापान के द्वारा लिया गया है। जापान के संविधान से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। और अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी या अंकुश नहीं लगाया जाएगा। यही बताया गया अनुच्छेद 21 में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आप जानते हैं अभी जल्द ही इच्छा मृत्यु का भी एक केस बहुत ज्यादा चर्चा में था, जिसके बारे में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, यानी कि राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ही, निजता के अधिकार के अंतर्गत ही उसे रखा गया और अनुच्छेद 21 में ही संशोधन करके इच्छा मृत्यु के भी केस को जोड़ा गया। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना जीवन समाप्त करना चाहता हो तो वह कुछ विशिष्ट डॉक्टरों से सलाह लेकर, यानी कि उनका परामर्श लेकर उनके हस्ताक्षर के बाद ही अपने जीवन का अंत कर सकता है। उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है, जब मैं निजता का अधिकार पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको इच्छा मृत्यु का यह केस भी बताऊंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि जो इच्छा मृत्यु का केस जो चर्चा का मुद्दा रहा 2019-20 में, वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 21 में एक क्लॉज जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का क, इसको अनुच्छेद 21 का ए भी कहते हैं। यह तब जोड़ा गया जब 86वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2002 में। कब हुआ, कब जोड़ा गया इसको? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें प्रावधान क्या किया गया? तो इसमें प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और ये जानते हैं आपके व्यक्ति का जो मूल कर्तव्य है, जो 51 के अनुच्छेद 51 के ए में पढ़ेंगे, उसमें 11वें मूल कर्तव्य के रूप में भी इस बात को जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता या सगे संबंधियों का यह औचित्य होगा, यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क या प्राथमिक शिक्षा दिलाएं। यह उनका उत्तरदायित्व है।
और यही 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मिलेगा। यही है अनुच्छेद 21 के काम है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे कई बार एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कई बार तो यह पूछा गया है कि 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो वर्ष 2002 में। और इस 86वें संविधान संशोधन 2002 का प्रावधान क्या था, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जो कि अनुच्छेद 21 के अ या का के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, और इसके बाद है अगला अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 22। बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझना है। जिस प्रकार आपने अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 संरक्षण के अधिकार पढ़े। पहला, किसी व्यक्ति को सजा सिर्फ एक बार दिया जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग कृत्यों के लिए अलग अलग बार सजा का प्रावधान किया जाए। उसमें दूसरा संरक्षण का अधिकार क्या था कि जिस समय उसे सजा दी गई है उसी के आधार पे उसे सजा भुगतना है, ना कि उसके पहले बनाई गई विधि के आधार पे और ना ही उसके बाद बनाई गई विधि के आधार पे। तीसरे में आपने पढ़ा कि तीसरा जो संरक्षण का अधिकार है उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार जो अनुच्छेद 22 है इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 22 में। तो अनुच्छेद 22 में नोट कर लीजिए कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कुछ दशाओं में, यानी कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का अधिकार, निरोध में संरक्षण का अधिकार। गिरफ्तारी तो आप जानते होंगे कि गिरफ्तार किसी भी जुर्म के लिए ही किया जाता है। निरोध दो प्रकार के होते हैं, एक दंडात्मक निरोध होता है और एक निवारात्मक निरोध होता है। जब इसके बारे में मैं उपविधि पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि दंडात्मक निरोध क्या होते हैं और निवारक निरोध क्या होते हैं। फिलहाल अनुच्छेद 22 में बताया गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का अधिकार, यानी कि पुलिस किसी कार्यवाही के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लेती है, उस समय उस नागरिक का मूल अधिकार क्या होगा जो उसे बचाएगा, तो उसको 3 अधिकार दिए गए हैं। इन 3 अधिकारों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे केस में बाई चांस फंस जाते हैं, भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा केस बन जाता है तो कम से कम आपको ये 3 अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो आपको प्राप्त हैं। यानी कि पुलिस ने आपको मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया। इसमें भी एक केस ये है कि उस समय सेना विधि लागू ना हो, क्योंकि जब सेना वाले उठा के ले जाएंगे तो बहुत तोड़ेंगे। तो याद रखिएगा कि सिर्फ उस केस में है। किन किन दशाओं में आपको संरक्षण का अधिकार मिलेगा, जब पुलिस आपको मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर ले रही है, आपको कोई भी कारण नहीं पता है, तो आपको जो पहला अधिकार मिला है वह कारण जानने का अधिकार मिला है। यानी कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, कारण जानने का अधिकार। आप पुलिस से यह पूछने के लिए सुलभ माने जाएंगे कि आखिर आपको किस कारण से पुलिस ने गिरफ्तार किया, यह आप उससे पूछ सकते हैं। अगर उसके पास ठोस सबूत नहीं है या ठोस कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरा अधिकार 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। यानी कि अगर आपको यह नहीं बताया गया कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, तो आपका यह भी अधिकार है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको उस जो आपका समक्ष दंडाधिकारी है जिसके अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के अंदर आप उसके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएं। यह आपका अधिकार है कि आपको बिना कारण के ही गिरफ्तार कर लिया गया, चलिए ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको कारण नहीं बताया गया, तो आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार प्राप्त है। आप कह सकते हैं कि आपको उस दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। अगर यह भी नहीं होता है तो आपको तीसरा जो अधिकार प्राप्त है वह मनपसंद वकील रखने का अधिकार प्राप्त है। आप सीधे सीधे कहिए कि मैं अपना एक वकील करना चाहता हूं और उस वकील के माध्यम से ही मैं अपनी बात कहूंगा, तो मनपसंद वकील चुनने का अधिकार आपको देता है भारतीय संविधान।
तो यह 3 अधिकार हैं जो गिरफ्तारी के संबंध में आपको निरोध और संरक्षणात्मक कार्यवाही प्रदान करते हैं। पहला है कि आपको कारण जानने का अधिकार प्राप्त है कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया। दूसरा, आपको संबंधित दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें आने और जाने का समय सम्मिलित नहीं होता है। यानी कि जिस समय आपको गिरफ्तार कर करके पुलिस थाने लाया गया या कहीं ले जाया गया, ये आने और जाने के समय को निकाल के अगले 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना है। उसके बाद तीसरा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं हो रहा है तो आप अपने वकील को चुनने का अधिकार भी रखते हैं। आप कह सकते हैं कि आपको एक वकील करना है, उसके बाद वहां से अगली कार्यवाही की जाएगी। तो यह हो गया दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें 6 उपबंध है, मैंने आपको बताया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 स्थिति के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 दशाएं होती हैं, तीनों दशाएं मैंने बताई हैं। फिर अनुच्छेद 21 में प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और यह जापान के द्वारा प्रदत्त है। अनुच्छेद 21 के काम में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। जबकि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, जब आप उसके लिए कारण जानने का अधिकारी हैं, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के और अपना मनपसंद वकील चुनने के अधिकारी हैं। तो यह हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा पढ़ाओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में भी प्रावधान किया गया है इसका। ठीक, तो इसको 2 संदर्भों में पढ़ के खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले में बताया गया है अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का अंत, बलात् श्रम का अंत, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 23 में। मानव दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी आपने सुना होगा, देह व्यापार आपने सुना होगा, तो इस प्रकार के सभी प्रावधानों को अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है कि भारत में किसी भी प्रकार का मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा। बलात् श्रम का क्या अर्थ होता है? बलात् श्रम का अर्थ होता है बलपूर्वक श्रम कराना, बलपूर्वक श्रम कराना यानी कि किसी से जबरदस्ती कार्य कराना। या इसके अंतर्गत एक प्रावधान और ये आता है कि जो आपने मजदूरी तय की उस मजदूरी से कम मजदूरी देना, यह भी बलात् श्रम का हिस्सा है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से बलपूर्वक श्रम कराते हैं या उसको उचित मजदूरी नहीं देते हैं तो यह बलात् श्रम का हिस्सा है। तो इस प्रकार के प्रावधानों पर अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि भारत में किसी भी प्रकार का मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम प्रतिबंधित है। ऐसा कोई भी कृत्य यहाँ नहीं होगा, और अगर ऐसा कृत्य होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यही है अनुच्छेद 23 का विवरण। जब हम अनुच्छेद 24 पढ़ते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी का अंत बताया गया है। इसको अन्य प्रावधान के आधार पर भी परिभाषित किया गया है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। बाल मजदूरी का अंत अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि कल कारखानों में कार्य करने वाले बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 14 वर्ष से ऊपर हो तो भी वह प्रशिक्षित बच्चों की श्रेणी में होने चाहिए, यानी कि उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए कि कल कारखानों में कैसे रहना है, कैसे वहां पे खुदाई करनी है या कोई अन्य कार्य किस प्रकार से उन खादानों में होगा, इसके लिए उन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाए। तभी वह 14 वर्ष के पश्चात, जब उनकी आयु 14 वर्ष पूरी हो जाए, तब वह कल कारखानों में कार्य करने के लिए सुलभ या उचित माने जाएंगे। अगर 14 वर्ष से कम कोई बच्चा कहीं काम करता हुआ मिलता है तो वह भी बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है। यानी कि बाल मजदूरी का अंत अनुच्छेद 24 के द्वारा कर दिया गया और उसमें बताया गया कि 14 वर्ष से कम बच्चा, जो ऐसा बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होगी, वह बाल मजदूरी नहीं कर सकेगा। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 24 में है, जिसमें बाल मजदूरी के अंत का प्रावधान किया गया है। यानी कल कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा कार्य करने पर प्रतिषेध कर लगा दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा। तो यह हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में आपने पढ़ा मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का अंत, अनुच्छेद 24 में आपने बाल मजदूरी का अंत पढ़ा। और इसके बाद जो 5वां पड़ाव है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आप सभी जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक के प्रावधानों में निहित किया गया है। तो एक एक प्रावधानों को हम पढ़ते चलेंगे। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है हम ये देखेंगे पहले। तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है और साथ ही साथ उस धर्म को ग्रहण करने के लिए भी वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी कि अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार प्रसार व ग्रहण करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ग्रहण करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार व उस धर्म को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बशर्ते आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना होना चाहिए। यानी कि आपके ऊपर दबाव देके धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वह आईपीसी के अंतर्गत भी दंडात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद 25 आपको धर्म की स्वतंत्रता देती है, जिसमें धर्म के प्रचार प्रसार व ग्रहण करने की स्वतंत्रता आपको मिली है। इसके बाद है आर्टिकल 26 यानी कि अनुच्छेद 26। और अनुच्छेद 26 में आपको धार्मिक अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब धार्मिक अनुष्ठान तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। धार्मिक अनुष्ठान की स्वतंत्रता यानी कि आप भारत के किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा पाठ हवन कर सकते हैं और इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और इसी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 26 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता व ग्रहण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक अनुष्ठान की स्वतंत्रता है। और इधर 27, अगर आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करना चाहें यानी कि नए धर्म की स्थापना करना चाहें तो इसके लिए कर संदाय में कुछ स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप उस धर्म की अभिवृद्धि के लिए चंदा देने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपकी इच्छा करे कि हाँ यह धर्म आगे जा रहा है या इसकी स्थापना करनी आवश्यक है तो आप उस धर्म से जुड़ सकते हैं और उसकी अभिवृद्धि के लिए आप चंदा देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि वह धर्म अभिवृद्धि करे या आप चंदा नहीं देना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी स्वतंत्र हैं। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के संदाय में जो स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 27 में। तो लिख लीजिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए यानी कि बढ़ोतरी प्रसार अभिवृद्धि के लिए कर के संदाय, कर मतलब चंदा, चंदा मतलब वही जो अनुदान इकट्ठा किया जाता है, कर के संदाय में स्वतंत्रता। आप देने के लिए स्वतंत्र भी हैं, नहीं देना चाहें तो इसके लिए भी स्वतंत्र हैं, आप इसके लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। फिर है अगला अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखिए 25 से 28 एक बार देख लीजिए। 25 में धर्म के प्रचार प्रसार व ग्रहण करने की स्वतंत्रता जिस प्रकार से मिली है, 26 में आपको धार्मिक अनुष्ठान की स्वतंत्रता मिली है, 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के संदाय में स्वतंत्रता मिली है। उसी प्रकार अनुच्छेद 28 में आपको यह बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धर्म की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता। यानी कि अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, ठीक, तो आप उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को पढ़ने के लिए या उसे अपनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यदि आपकी रुचि धार्मिक शिक्षा में नहीं है तो आप वह धार्मिक शिक्षा नहीं भी लीजिए या इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी कि शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा का प्रावधान चलता है आप उसको अपनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और ना अपनाने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप उस शिक्षण संस्थान की धार्मिक शिक्षा को अपनाइए। तो धार्मिक शिक्षा के संबंध में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 28 में मिला है। जान लीजिए कि कोई हिंदू विद्यालय है, ठीक है, यहाँ पे सुबह सुबह उपासना में कोई धार्मिक गीत चल रहा हो तो आप इस गीत को गाने के लिए भी स्वतंत्र हैं
और ना गाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इसके ऊपर आपको कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत होगा तो आप इसको गाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि यह आपके मूल कर्तव्य का हिस्सा है। ठीक है। उसी प्रकार कोई मुस्लिम विद्यालय है और उसमें जो नमाज अदा करने की रस्म होती है, अगर वो चल रहा है और आप हिंदू हैं तो आप जरूरी नहीं है कि नमाज पढ़ें, लेकिन उसका सम्मान होना चाहिए दोनों के लिए। यह दोनों के लिए है कि उस धार्मिक शिक्षा का सम्मान दोनों वर्ग के लोग करेंगे, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों। लेकिन उसको अपनाने के लिए या उस शिक्षा का भाग बनने के लिए उसके लिए वह प्रतिबद्धित नहीं है, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह किस औचित्य से? अनुच्छेद 28, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 में वर्णित है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 28 में मिला है। और यही है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर 28 तक आपको वर्णन में मिलता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रावधान की तरफ, जो कि है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला पड़ाव है 6वां, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 29। सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 29, और यह सबसे ज्यादा प्रचलित अनुच्छेद रहा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में, क्योंकि इसी में बात की गई है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि किसी भी देश में रहने वाले जो छोटे समुदाय हैं, जिनकी संख्या कम है, जनसंख्या कम है, उन लोगों के हितों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, इसी का वर्णन किया गया अनुच्छेद 29 में। क्योंकि होता है कि जिसकी जनसंख्या अधिक होती है वह छोटे तबकों पर अपना अधिकार या वर्चस्व स्थापित कर लेता है। तो भारतीय संविधान सभा ने इस बात पे विशेष ध्यान दिया कि किस प्रकार से ऐसे छोटे वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाए, ताकि उनकी जो अधिकार है उनका हनन ना किया जा पाए। तो इसी को वर्णित किया गया अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 30, यानी कि आर्टिकल 30। अब अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? तो जिस प्रकार से अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, उसी प्रकार बताया गया है अनुच्छेद 30 में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, अगर वह उचित समझे अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए या संस्कृति को आगे विस्तारित करने के लिए, तो वह शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। और उन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बाद उनमें प्रशासन का अधिकार भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ही प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 30 में जो बताया गया है वह बताया गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, और लिखते चलिए दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के द्वारा प्रशासन का अधिकार। ऐसा क्यों किया जाएगा? उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, ताकि उनकी संस्कृति आगे भी विद्यमान रहे। ये ना हो कि बड़े तबके के वर्चस्व के द्वारा उनकी संस्कृति ही विलुप्त हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उस पे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के द्वारा प्रशासन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 के माध्यम से। तो यही है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 व 30 है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के द्वारा उस पर प्रशासन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों एक अनुच्छेद 31, जिसको आप जानते हैं, इसको बदलकर स्थानांतरित कर दिया गया है अनुच्छेद 300 के ए में। जब हम वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद पढ़ेंगे, यानी कि भाग 13 और 12 जब हम पढ़ेंगे, तब हम वहां पे अनुच्छेद 31 का विस्तृत रूप अनुच्छेद 300 के 1 में पढ़ेंगे। इसको कर दिया गया है यहाँ से निर्सित, यानी कि हमें अनुच्छेद 31 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। हमें इसके बाद पढ़ना है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक। तो 7वां जो आखिरी पड़ाव है इस पूरे भाग का, यानी भाग 3 के मूल अधिकार का जो आखिरी पड़ाव है, वह है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें रखा गया है सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद को। और आप जानते हैं इसी को बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा, ये तो आप जानते ही हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद रखा गया है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहा जाता है या इसे भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है जो इस अनुच्छेद में बताया गया है। और कारण यह है कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों का हनन करती है जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो उन मूल अधिकारों को पूर्णतः लागू कराने के लिए भारतीय नागरिक अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से इन मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए एक प्रावधान बनवा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल अधिकारों के हनन होने पर या अल्पीकरण होने पर कोई भी भारतीय नागरिक अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है या उच्चतम न्यायालय में गुहार लगा सकता है। सिर्फ अनुच्छेद 32 का तहत हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हम उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। कब? संवैधानिक उपचारों का अधिकार सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम मूल अधिकारों के अल्पीकरण या असंगत होने पर, ठीक, या उसके हनन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं जो आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। 5 प्रकार की रिटें कौन सी होती हैं? तो वह 5 प्रकार की पहली रिट होती है जिसको हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो आपको आगे पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। पहला हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हो जाता है आपका प्रतिषेध। तीसरा हो जाता है आपका परमाधिकार, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, आप ये जानते हैं। फिर चौथा हो जाता है अधिकार पृच्छा, जिसको क्यू वारंटो के नाम से जाना जाता है, अधिकार पृच्छा। और 5वां है उत्प्रेषण लेख। इन सभी का अपना एक अलग अलग प्रावधान है जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये 5 रिटें जारी की जाती हैं। क्योंकि मूल अधिकारों के हनन के बाद अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार में लिखना चाहें तो इसको लिखिए कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है। तो यह हो गया भाई दोस्तों 7वां पड़ाव जो भाग 3 के मूल अधिकार को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 33, 34 व 35। उसको भी एक लहजे में आप समझ लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कभी पूछा गया है, लेकिन आपका जानने का अधिकार तो बनता है ना दोस्तों कि अनुच्छेद 33 क्या है, अनुच्छेद 34 क्या है और अनुच्छेद 35 क्या है। तो 33, 34 और 35 हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 में विशिष्ट वर्गों के संबंध में मूलाधिकारों के निर्बंधन का प्रावधान किया गया है। विशिष्ट वर्गों के मूल अधिकारों का निर्बंधन। अभी तक आपने पढ़ा मूल अधिकारों के लागू होने का प्रावधान। अनुच्छेद 32 तक आपने क्या देखा कि मूल अधिकार किस तरह से बचाए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि किस प्रकार से विशिष्ट वर्गों के मूल अधिकारों का निर्बंधन कर दिया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जैसे अनुच्छेद 33 में विशिष्ट वर्गों के मूलाधिकारों के निर्बंधन की बात की गई है, इसके अंतर्गत जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो इंडियन आर्मी स्टाफ्स हैं या फिर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यकर्ता हैं, एनआईए हो गया, एनएसजी हो गया, इन लोगों के मूल अधिकारों का निर्बंधित कर दिया गया है। यानी कि अगर इनकी पोस्टिंग असम के जंगलों में कर दी जाए या आंध्र प्रदेश के जंगलों में कर दी जाए, बॉर्डर पे कर दी जाए, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेंगे। अगर किसी अन्य नागरिक को उठा के यहाँ भेज दिया जाए कि तुम जाओ भैया घूम आओ आंध्र प्रदेश और तुमको 10 साल तक नहीं आना है, तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 लेके चला जाएगा कि हम क्यों जाए, हमारा मूल अधिकार है, हमारा घर यहाँ है, हम यहाँ रहेंगे। लेकिन अगर किसी
पैरामिलिट्री स्टाफ या मिलिट्री स्टाफ या आईबी, एनआईए, एनएसजी, किसी को भी अगर कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह यह अधिकार लेके अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मूल अधिकारों के निर्बंधन का प्रावधान अनुच्छेद 33 में किया गया है कि ये ऐसे विशिष्ट वर्ग हैं जिन्हें कुछ मूल अधिकारों का निर्बंधन कर दिया गया है, जो अपने मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही है अनुच्छेद 33। इसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 34। तो आर्टिकल 34 भी देख लीजिए, बहुत छोटा सा है कि जब किसी क्षेत्र में सेना की विधि लागू हो, यानी कि यह केस है जब सेना विधि लागू हो, याद रखिएगा, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो ऐसे क्षेत्र में जो विधि बनाएगी, यानी जो कानून प्रवर्तन में आएगा, वह सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। विधि लागू हो तो विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो विधि संसद बनाएगी, यही है अनुच्छेद 34 में। और आखिरी आर्टिकल है 35 यानी अनुच्छेद 35। इसमें बताया गया है कि इसी केस में जब सेना विधि लागू हो और किसी भी राज्य में आकस्मिक स्थिति आ जाए और राज्य विधानमंडल ये सोचे कि वह विधि बना सकती है, तो इसको निर्बंधित कर दिया गया है। ऐसे केस में भी जो विधि बनाएगा वह सिर्फ और सिर्फ संसद ही बनाएगा, यानी कि उचित परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में विधि सिर्फ संसद ही बनाएगी, सिर्फ संसद ही बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं। यानी कि राज्य विधानमंडल के अधिकारों का हनन किया गया है अनुच्छेद 35 में, क्योंकि कोई भी स्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। तो यह पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया भाग 3 मूल अधिकारों का, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है दोस्तों, तो यह पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो पेट लगा हुआ है, सुपर डेट, टेट, इन सभी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।